ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मंथापा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर मैं कहूं कि स्टॉक मार्केट को बीट करने का एक ऐसा फॉर्मूला है जो इतना आसान है कि कोई मिडिल स्कूल का बच्चा भी उसको समझ ले, राइट। लेकिन फिर भी वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े धुरंधर जिनके पास फाइनेंस की बड़ी डिग्रीज हैं, वो इसे यूज करने से कतराते हैं। राइट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, मतलब इतने प्रोफेशनल्स हैं वहां। बिल्कुल। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। हम जोल ग्रीनब्लैट की बहुत ही मशहूर बुक द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट के पहले 7 चैप्टर्स की बेसिकली चीर-फाड़ करने वाले हैं। हाँ, और हमारा मेन मिशन यही है, ये समझना कि क्या सच में बिना किसी भारी कॉम्प्लेक्सिटी के या बिना उन महंगे ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स के सिर्फ एक सिंपल से लॉजिक से मार्केट को बीट किया जा सकता है। एग्जैक्टली। क्योंकि आमतौर पर तो यही माना जाता है ना कि इन्वेस्टिंग बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इसके लिए कोई सीक्रेट नॉलेज चाहिए या दिन रात स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। पर मजेदार बात यह है कि ये बुक इन्वेस्टिंग को उसके एकदम सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी प्रिंसिपल्स तक ले जाती है। दुनिया भर के वो कॉम्प्लेक्स चार्ट्स और जार्गन को अगर हम हटा दें, तो इन्वेस्टिंग का जो कोर फंडा बचता है वो हमेशा सिर्फ ऑप्शंस को कंपेयर करने के बारे में होता है। ऑप्शंस मतलब कॉल पुट वाले ऑप्शंस नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट चॉइसेस की बात कर रहे हैं हम, राइट? सही कहा। एक इन्वेस्टर हर दिन, हर मिनट सिर्फ यही तय कर रहा होता है कि उसका कैपिटल कहाँ सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा और कहाँ वो सबसे बेटर तरीके से ग्रो कर सकता है। इन्वेस्टिंग का पूरा गेम इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कंपैरिजन पर टिका हुआ है। मेक सेंस। और इस कंपैरिजन को एक सही नजरिया देने के लिए हमें सबसे पहले एक बेसलाइन चाहिए होती है, एक ऐसा बेंचमार्क जिससे हम बाकी हर एक इन्वेस्टमेंट को नाप सकें। हाँ, क्योंकि बेसलाइन के बिना तो आप हवा में तीर चला रहे हैं। वही तो। क्योंकि अगर हम पैसा गद्दे के नीचे रखें तो वो तो बेवकूफ़ी है। बैंक अकाउंट में पैसा थोड़ा सेफ तो लेता है, लेकिन रिटर्न वहां बहुत कम होता है। तो एक ऐसा ऑप्शन क्या है जो सेफ्टी भी दे और एक सॉलिड बेंचमार्क भी सेट करे? तो वो बेंचमार्क होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ माने जाते हैं 10 साल के यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब मान लेते हैं कि ये बॉन्ड्स बिना किसी रिस्क के हमें 6% का रिटर्न दे रहे हैं। ओके, 6% गारंटी के साथ। एग्जैक्टली। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई अपना पैसा 10 साल के लिए गवर्नमेंट को देता है तो उसे हर साल 6% की कमाई मिलेगी, वो भी फुल गारंटी के साथ। इसमें पैसा डूबने का या कंपनी के रातों रात बंद होने का कोई रिस्क नहीं है। यानी ये एकदम रिस्क फ्री रिटर्न हो गया। एक इन्वेस्टर चैन की नींद सोएगा क्योंकि उसे पता है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है और 6% हर साल उसके अकाउंट में आ रहा है, बिना कोई बिजनेस चलाए या एम्प्लॉइज रखे। बिल्कुल। और यहीं पर इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, अगर कोई भी नया बिजनेस या स्टॉक 6% से ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर सकता, तो उसमें अपना पैसा लगाने का या अपनी रातों की नींद खराब करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। वही बात हो गई ना, कोई क्यों फालतू का रिस्क लेगा जब उसे बिना कुछ किए घर बैठे आराम से 6% मिल रहा है। एग्जैक्टली। ये 6% हमारा मिनिमम पासिंग मार्क या हर्डल रेट बन जाता है। मार्केट में किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट को इस 6% के बैरियर को क्रॉस करना ही होगा। ये सोचने का बहुत ही शानदार तरीका है। ये कुछ ऐसा गेम खेलने जैसा है जहां बिना खेले ही हमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर हम मैदान में उतर कर रिस्क ले ही रहे हैं तो हमें उन गारंटीड पॉइंट से काफी ज्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए। राइट। रिस्क प्रीमियम तो मिलना ही चाहिए। तो चलिए अब इस थ्योरी को थोड़ा रियल वर्ल्ड बिजनेसेस में उतारते हैं। जोएल ग्रीनब्लैट ने बुक में इसे समझाने के लिए जेसन के च्युइंगम बिजनेस का बड़ा ही मजेदार एग्जाम्पल दिया है। ओह यस, जेसन्स गम शॉप्स। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, तो जेसन स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा है जो होलसेल में च्युइंगम खरीदता है और स्कूल में बाकी बच्चों को रिटेल में बेचकर मुनाफा कमाता है। उसका ये बिजनेस बहुत बड़ा हिट हो गया। और अब क्योंकि बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, जेसन नेचुरली इसे एक्सपैंड करना चाहता है। एक्सपेंशन के लिए उसे कैपिटल की ज़रूरत है, इसलिए वो अपनी इस कंपनी के शेयर्स अब इन्वेस्टर्स को बेचना चाहता है। और हम एक इन्वेस्टर के तौर पर ये देखना चाहते हैं कि क्या जेसन की कंपनी खरीदना समझदारी है या नहीं। तो थोड़ा इसका मैथ समझते हैं बेसिक नंबर्स के साथ। जेसन ने अपनी पूरी कंपनी को 10 लाख शेयर्स में बांट दिया है। ठीक है, 10 लाख शेयर्स। और वो हर शेयर के लिए 12 रुपए मांग रहा है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि जेसन के पूरे बिजनेस की टोटल वैल्यू
1.2 करोड़ रुपए लगाई गई है। हाँ, 10 लाख शेयर्स इंटू 12 रुपए यानी 1.2 करोड़ का वैल्यूएशन। राइट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 1.2 करोड़ रुपए में ये च्युइंगम का बिजनेस खरीदना एक अच्छी डील है? देखिए, इस सवाल का जवाब हम सिर्फ उसकी सेल्स या रेवेन्यू देखकर नहीं दे सकते। हमें ये देखना होगा कि बिजनेस एक्चुअली में कमा कितना रहा है। बॉटम लाइन क्या है? एग्जैक्टली। मान लीजिए जेसन के बिजनेस ने पिछले साल 1 करोड़ रुपए की टोटल सेल्स की, लेकिन हमें इसमें से उसके सारे खर्चे माइनस करने होंगे। कॉस्ट्स तो काफी आएंगी उसमें। बिल्कुल। 1 करोड़ की सेल्स में से 60 लाख रुपए तो उस गम को होलसेल में खरीदने की कॉस्ट ही हो गई। इसके अलावा स्टोर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयज की सैलरी, इन सब में 20 लाख रुपीस और चले गए। ओके, तो 1 करोड़ की सेल्स में से 60 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स और 20 लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी 80 लाख निकल गए। बिल्कुल। बचे 20 लाख रुपीस। और ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस बिना टैक्स दिए तो चल नहीं सकता ना। हाँ, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो अगर हम 40% का टैक्स रेट एज्यूम कर लें तो 20 लाख का 40% हुआ 8 लाख रुपए। यानी गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जेसन की कंपनी के बैंक अकाउंट में नेट प्रॉफिट के रूप में 12 लाख रुपए बचते हैं। सही कैलकुलेशन है। पूरी कंपनी का जो शुद्ध आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हुआ वो है 12 लाख रुपए। अब अगर हम इसे एक शेयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो 12 लाख के प्रॉफिट को अगर हम 10 लाख शेयर्स में डिवाइड करें तो पर शेयर प्रॉफिट आता है 1.2 रुपीस। एग्जैक्टली। और हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर कोई इन्वेस्टर जेसन का एक शेयर 12 रुपए देकर खरीदता है और वो शेयर उसे 1.2 रुपीस हर साल कमा कर दे रहा है, तो उसका रिटर्न कितना हुआ? 10%। 12 रुपए पर 1.2 रुपए का मुनाफा। या फिर पूरे बिजनेस के टर्म्स में देखें तो 1.2 करोड़ लगाकर 12 लाख रुपए कमाना, वो भी 10% रिटर्न ही है। बिल्कुल सही। और फिनेंस की दुनिया में इसी 10% को जोल ग्रीनब्लैट अर्निंग यील्ड कहते हैं। ये वो यील्ड है जो कोई भी बिजनेस अपनी परचेज प्राइस के कंपैरिजन में हर साल जनरेट कर रहा है। अब अगर हम इसकी तुलना अपने उस 6% वाले बेंचमार्क से करें, जो गवर्नमेंट बॉन्ड वाला था, तो जेसन का बिजनेस हमें 10% का अर्निंग यील्ड दे रहा है, जो कि हमारे रिस्क फ्री रेट से 4% ज्यादा है। ये तो एक बहुत ही सॉलिड रिटर्न लग रहा है ना? एक काफी अट्रैक्टिव डील लगती है सरफेस पे। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। देखिए, इन्वेस्टिंग तो हमेशा फ्यूचर के बारे में होती है ना। ये जो 1.2 रुपीस पर शेयर का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, ये तो लास्ट ईयर का डेटा है। राइट, हिस्टोरिकल डेटा है। तो अगर कल को स्कूल के बच्चे हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं और च्युइंगम चबाना बंद कर दें, तो जेसन की सेल्स तो गिर जाएगी। मैं सिर्फ पिछले साल के नंबर्स देखकर फ्यूचर का रिस्क क्यों लूं? इसकी क्या गारंटी है कि आगे भी 10% आएगा? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। असल में इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा डर यही होता है कि आगे क्या होगा। सच बात यह है कि फ्यूचर किसी को नहीं पता। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी 12 लाख का ही प्रॉफिट बनेगा। वही तो। लेकिन इसी अनसर्टेनिटी का जवाब इस अर्निंग्स यील्ड कॉन्सेप्ट में छिपा है। हम हाई अर्निंग्स यील्ड वाली कंपनीज को ही क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि जब हम एक कंपनी 10% या शायद 15 या 20% यील्ड पर खरीदते हैं, तो बेसिकली हम उसे एक बार्गेन प्राइस पर खरीद रहे होते हैं। मतलब हम उसकी असली वैल्यू से काफी कम दाम चुका रहे हैं। एग्जैक्टली। एक तरह की सेल लगी हुई है। एग्जैक्टली। और अगर कोई चीज आप बहुत सस्ते में खरीदते हैं तो वो एक कुशन या सेफ्टी नेट का काम करती है। मान लीजिए कल को जेसन के बिजनेस का प्रॉफिट 12 लाख से गिरकर 9 लाख ही रह जाए। प्रॉफिट कम हो गया। हाँ, लेकिन क्योंकि आपकी परचेज प्राइस इतनी कम थी, इन्वेस्टर को कोई बहुत भारी नुकसान नहीं होगा। वो तब भी उस 6% वाले गवर्नमेंट बॉन्ड के रिटर्न के आसपास ही रहेगा। तो हाई अर्निंग्स यील्ड ना इन्वेस्टमेंट के डाउनसाइड रिस्क को काफी लिमिट कर देता है। आई गेट इट नाउ। तो ये पहला रूल एकदम साफ हो गया कि हमें डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा एक सस्ता बिजनेस यानी एक हाई अर्निंग्स यील्ड वाला बिजनेस खरीदना चाहिए। पर सिर्फ सस्ता होना तो काफी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। सस्ता तो कोड़ा भी मिलता है। सही कहा। मार्केट में ऐसी हजारों कंपनियां से कोड़ियों के भाव मिलती हैं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही बर्बाद हो चुका होता है, जिसको लोग फाइनेंस में वैल्यू ट्रैप कहते हैं। राइट, जो सस्ती दिखती हैं पर होती बेकार हैं। इसीलिए ये बुक सिर्फ किसी सस्ते बिजनेस की नहीं, बल्कि एक वंडरफुल बिजनेस को खरीदने की बात करती है। इसे समझने के लिए हम जेसन के बिजनेस एक्सपेंशन का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, वो दूसरा दुकान वाला एग्जाम्पल। राइट। तो मान लीजिए
जेसन का गम बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा है कि वो शहर के दूसरे हिस्से में अपना एक नया स्टोर खोलना चाहता है। अब इस नए स्टोर को सेटअप करने में उसे 4 लाख रुपए का इनिशियल कैपिटल लगता है। ठीक है, 4 लाख कैपिटल। और जब ये नया स्टोर चलने लगता है तो ये हर साल 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमा कर देता है जेसन को। वाओ, ये नंबर्स तो काफी शानदार है। मतलब 4 लाख रुपए की लागत पर सीधा 2 लाख रुपए का ईयरली प्रॉफिट। मतलब 50% रिटर्न। एग्जैक्टली, जेसन ने जो कैपिटल लगाया उस पर उसे 50% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अब इसकी तुलना हम जेसन के एक और दोस्त जिम्बो से करते हैं। जिम्बो का भी एक अपना बिजनेस है जिसका नाम उसने रखा है जस्ट ब्रोकली। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि बच्चे ब्रोकली खाने के लिए तो लाइन नहीं लगाने वाले। हाँ, बिल्कुल नहीं। बुरा बिजनेस मॉडल लग रहा है। वही तो। अब जिम्बो को भी अपना ब्रोकली स्टोर खोलने में ठीक 4 लाख रुपए का ही खर्चा आता है। लेकिन साल भर पूरी मेहनत करने के बाद उसका ये नया स्टोर सिर्फ 10,000 रुपए यानी 0.1 लाख ही कमा पाता है। 4 लाख लगाकर सिर्फ 0.1 लाख का प्रॉफिट। हाँ, तो ये तो महज 2.5% का रिटर्न हुआ कैपिटल पर। एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, ये दोनों एग्जाम्पल्स ना हमें इन्वेस्टिंग के दूसरे सबसे क्रूशल कॉन्सेप्ट की अहमियत समझाते हैं, जिसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल कहते हैं। आसान भाषा में यह हमें बताता है कि कोई भी कंपनी अपने लगाए गए पैसे या कैपिटल पर कितना रिटर्न वापस निकाल पा रही है। तो जेसन का बिजनेस जहां 50% रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट कर रहा है, वहीं ग्रीनब्लैट कहते हैं एक वंडरफुल बिजनेस है। बिल्कुल, ऐसा बिजनेस जो अपने कैपिटल पे बहुत हाई रिटर्न दे। ये रिटर्न ऑन कैपिटल वाला लॉजिक ना मुझे थोड़ा रियल एस्टेट जैसा लगता है। मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए लगाकर शहर के सबसे प्राइम कमर्शियल एरिया में एक छोटी दुकान खरीदी। उसका रेंट आपको हर महीने हजारों में मिल रहा है। राइट, प्राइम लोकेशन का फायदा। और दूसरी तरफ आपने उतने ही 4 लाख रुपए लगाकर इस शहर से बहुत दूर किसी सुनसान हाईवे पर दुकान बना ली, जहां दिन भर में एक भी कस्टमर नहीं आता। दोनों में आपकी कॉस्ट तो 4 लाख ही आई। हाँ, कैपिटल अमाउंट सेम है। लेकिन वो कमर्शियल एरिया वाली प्रॉपर्टी आपका इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से रिकवर करेगी। जेसन का गम बिजनेस बेसिकली वही प्राइम प्रॉपर्टी है। ये काफी परफेक्ट एनालॉजी है। और इस हाई रिटर्न ऑन कैपिटल वाले बिजनेस का सबसे बड़ा मैजिक पता है क्या है? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग। वो कैसे प्ले आउट होता है यहाँ? सोचिए कि जेसन अपने उस 2 लाख रुपए के प्रॉफिट को वापस निकालने की बजाय फिर से बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर देता है और एक और नया स्टोर खोल लेता है। और उस नए स्टोर पर भी वो 50% रिटर्न ऑन कैपिटल कमाता है। उसका पैसा एक स्नोबॉल की तरह तेजी से बड़ा होता जाएगा, क्योंकि उसका कोर इंजन यानी बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। वाओ! जबकि जिम्बो के केस में जिम्बो का जस्ट ब्रोकली बिजनेस एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा है, वो कैपिटल को तबाह कर रहा है। एग्जैक्टली। उसने 10,000 रुपए बनाए तो जरूर, पर याद कीजिए हमारा वो बेसलाइन 6% वाला बेंचमार्क। ओ हाँ, टेन्योर बॉन्ड्स। राइट। जिम्बो ने 4 लाख रुपए पर अपना खून पसीना एक करके सिर्फ 2.5% रिटर्न कमाया। अगर वो अपना ब्रोकली बिजनेस बंद ही कर देता और वो 4 लाख बिना कोई दुकान खोले सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल देता, तो उसको बिना कुछ किए 6% गारंटीड मिल जाता। वही तो, वो बिजनेस रन करके असल में अपने पैसे, टाइम और एनर्जी का नुकसान ही कर रहा है। इसीलिए इन्वेस्टिंग में एक हाई रिटर्न ऑन कैपिटल वाली कंपनी को ढूंढना सबसे जरूरी होता है। गॉट इट। तो अब हमारे पास इन्वेस्टिंग के 2 काफी स्ट्रॉन्ग पिलर्स आ चुके हैं। पहला है हाई अर्निंग्स यील्ड, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी सस्ती मिल रही है और हमारा डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है। और दूसरा पिलर है हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, जिससे ये कंफर्म होता है कि बिजनेस बेसिकली बहुत हाई क्वालिटी का है और आगे चलकर तेजी से ग्रो कर सकता है। बिल्कुल, यही दोनों मेन फिल्टर्स हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है मेरे दिमाग में। अगर कोई बिजनेस जेसन के बिजनेस की तरह इतना शानदार है, तो मार्केट उसे सस्ते दाम पर डिस्काउंट पर क्यों बेचेगा? मार्केट तो स्मार्ट है ना। जो अच्छी चीजें होती हैं वो हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही मिलती हैं। तो एक वंडरफुल बिजनेस एक बार्गेन प्राइस पर किसी को क्यों मिलेगा? ये एकदम लॉजिकल डाउट है। और यहीं पर इस पूरी स्टोरी में एंट्री होती है महान इन्वेस्टर बेन ग्रैहम के बनाए हुए एक काफी मशहूर और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की, मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट, बेन ग्रैहम, जो वॉरेन बफेट के गुरु थे, राइट? हाँ, वही। उन्होंने स्टॉक मार्केट के इस पागलपन और अनसर्टेनिटी को समझाने के लिए एक बड़ी मजेदार एनालॉजी दी थी। उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए कि आप एक प्राइवेट बिजनेस में पार्ट ओनर है और आपके दूसरे पार्टनर का नाम है मिस्टर मार्केट। और ये जो मिस्टर मार्केट नाम का पार्टनर है ना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है।
इसके मूड स्विंग्स भयानक हैं। ये हर रोज सुबह सुबह आपके पास आता है और बिजनेस में आपके हिस्से को खरीदने या अपना हिस्सा बेचने के लिए एक नई प्राइस बताता है। बिल्कुल। और सबसे अजीब बात यह है कि वो प्राइस उस बिजनेस के एक्चुअल फंडामेंटल्स या प्रॉफिट को देखकर तय नहीं होती। वो सिर्फ उस दिन मिस्टर मार्केट के इमोशंस पर डिपेंड करती है। मतलब अगर सुबह उठकर उसका मूड अच्छा है तो प्राइस हाई। एग्जैक्टली। कभी-कभी मिस्टर मार्केट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और यूफोरिक होता है। उसे लगता है कि इकोनॉमी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, सब कुछ परफेक्ट है। तो उस दिन वो आकर जेसन के बिजनेस की कीमत 1.2 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 3 करोड़ लगा देता है। और कभी-कभी वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब कोई छोटी सी ग्लोबल टेंशन की न्यूज़ आ गई या किसी रिसेशन की अफवाह उड़ गई तो उसे लगता है कि बस अब दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ, और तब वो क्या करता है? तब वो उसी जेसन के बिजनेस को, जो शायद सच में बहुत वैल्यूएबल है, पूरे पैनिक में आकर कौड़ियों के भाव, शायद सिर्फ 50 लाख में आपको बेचने को तैयार हो जाता है। एग्जैक्टली। और यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिजनेस की असली इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे रातों रात चेंज नहीं होती। जेसन का च्युइंगम बिजनेस कल भी उतना ही गम बेच रहा था और आज भी बेच रहा है। बच्चे तो आज भी स्कूल जा रहे हैं। राइट। बिजनेस में कोई फर्क नहीं आया, पर मिस्टर मार्केट का मूड और प्राइस रोज बदल रहा है। और देखा जाए तो यही एक स्मार्ट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज है ना? हमें मिस्टर मार्केट के उन वाइल्ड मूड स्विंग से इफेक्ट नहीं होना है, हमें बल्कि उसका फायदा उठाना है। वही स्ट्रैटेजी है। जब वो डीपली डिप्रेस्ड हो और घबराहट में अपने हिस्से के शेयर्स बहुत सस्ते दाम पर हमें ऑफर करे, तभी हमें एंट्री लेनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी सस्ते दाम की वजह से हमें वो कुशन मिलता है जिसे बेन ग्राहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। हाँ, मतलब सुरक्षा का एक ऐसा घेरा जो अगर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी गलत भी हो जाए तो भी हमें किसी बड़े नुकसान से बचा लेता है। राइट। हम इतनी लो प्राइस पर एंट्री लेते हैं कि कल को अगर बिजनेस थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म भी करे ना, तो हमारा लाया हुआ कैपिटल सेफ रहता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हम इन सारे अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ कैसे सकते हैं? क्या हम सच में स्टॉक मार्केट के अंदर जानबूझकर एक ऐसा शानदार बिजनेस ढूंढ सकते हैं जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल नेचुरली बहुत हाई हो और उसको हम एक सस्ते दाम पर यानी हाई अर्निंग्स यील्ड पर खरीद लें? एग्जैक्टली। जब मिस्टर मार्केट बिल्कुल रोते हुए उसे डिस्काउंट पर बेच रहा हो। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और सच कहूं तो यही जोल ग्रीनब्लैट के मैजिक फॉर्मूला का में सीक्रेट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रीनब्लैट ने सिर्फ एक थ्योरी हवा में नहीं फेंकी, उन्होंने इसे एक्चुअली मार्केट डेटा पर बैक टेस्ट करके प्रूव किया। कैसे टेस्ट किया उन्होंने? उन्होंने बेसिकली यूएस मार्केट की टॉप 35,000 यानी 3,500 कंपनीज का एक बहुत बड़ा डेटा सेट लिया और फिर उन सारी कंपनीज को इन्हीं दोनों मेट्रिक्स पर रैंक करना शुरू किया। ओके, दोनों क्राइटेरिया अलग अलग लगाए। हाँ, एक लिस्ट बनाई जिसमें सारी कंपनीज को उनके रिटर्न ऑन कैपिटल के हिसाब से रैंक किया गया और फिर एक दूसरी लिस्ट बनाई जहां उनको अर्निंग्स यील्ड के बेस पर रैंक किया। और फिर लॉजिकली उन्होंने इन दोनों लिस्ट की रैंकिंग्स को कंबाइन कर दिया होगा ताकि एक कंबाइंड स्कोर निकाल सकें। एग्जैक्टली। जिसको कंबाइंड स्कोर में सबसे अच्छी रैंक मिली, मतलब जो बिजनेस क्वालिटी में भी टॉप पर था और प्राइस में भी सस्ता था, उसे लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। और इस तरह उन्होंने सिर्फ ऐसी टॉप 30 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाया। ओके, टॉप 30 कंपनीज। तो रिटर्न्स कैसे आए? जब इस स्ट्रैटेजी को पिछले 17 साल के मार्केट हिस्ट्री पे टेस्ट किया गया ना, तो जो रिजल्ट्स आए वो लिटरली होश उड़ाने वाले थे। उस स्पेसिफिक पोर्टफोलियो ने ऑन एवरेज 30.8% का जबरदस्त ईयरली रिटर्न दिया और वो भी कंटिन्यूसली 17 साल तक। वेट, सच में 30.8% का रिटर्न एवरेज मार्केट रिटर्न से तो मतलब बहुत ही ज्यादा है। लेकिन एक सेकंड, अक्सर ऐसी बैक टेस्टिंग में ना एक फ्लॉ होता है। जो बहुत छोटी और इलिक्विड कंपनीज होती हैं, उनकी वजह से पेपर पर रिटर्न्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड दिखने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ग्रीनब्लैट को भी ये क्रिटिसिज्म पता था, इसीलिए उन्होंने एक दूसरा रिगरस टेस्ट भी रन किया। इस बार उन्होंने इस फॉर्मूला को सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज पर अप्लाई किया। लार्ज कैप्स मतलब कितने साइज की कंपनीज? वो कंपनीज जिनकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, सिर्फ उनको रखा। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि इन बड़ी कंपनीज के स्पेस में भी इस फॉर्मूला ने मार्केट के एवरेज बेंचमार्क रिटर्न को डबल से भी ज्यादा के मार्जिन से बीट कर दिया। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। इतना सिंपल सा लॉजिक विदाउट एनी फैंसी एल्गोरिदम्स इतने बड़े और मैच्योर मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है।
लेकिन पता है इस पूरी बुक में मुझे उनकी रिसर्च का वो वाला डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा ब्रिलियंट लगा, जहां उन्होंने कंपनीज को अलग अलग बकेट्स में बांट दिया था। वो पूरी तस्वीर क्लियर कर देता है। हाँ, वो डिसाइल्स वाला एक्सपेरिमेंट, वो डेटा प्रैक्टिकली इस फॉर्मूला की स्ट्रेंथ और कोर लॉजिक को वैलिडेट कर देता है। उन्होंने उन 3,500 कंपनीज की पूरी लिस्ट को उनके कंबाइंड स्कोर्स के बेसिस पर 10 अलग-अलग ग्रुप्स या डिसाइल्स में डिवाइड कर दिया था। राइट। तो ग्रुप 1 में वो कंपनीज आई होंगी जिनकी रैंकिंग सबसे एक्सीलेंट थी, यानी जो हाईली प्रॉफिटेबल भी हैं और सस्ती भी। बिल्कुल। और ग्रुप 10 में उन्होंने वो कंपनीज डाली जिनकी रैंक सबसे खराब थी, यानी जो बेहद एक्सपेंसिव तो थीं, पर उनका बिजनेस रिटर्न ऑन कैपिटल बिल्कुल घटिया था। और जब इन 10 ग्रुप्स के पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स कंपेयर किए गए, तो रिजल्ट्स किसी टेक्स्ट बुक की तरह एक परफेक्ट स्टेयरकेस या सीढ़ी जैसी तस्वीर बना रहे थे। ग्रुप 1 जो सबसे टॉप कंपनीज थी, उसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, लगभग 17.9% एवरेज। ग्रुप 2 ने उससे थोड़ा सा कम, ग्रुप 3 ने उससे थोड़ा कम रिटर्न जनरेट किया। और ऐसे ही स्लोप नीचे जाता रहा। हाँ, और करते करते जब हम एकदम ग्रुप 10 पर आते हैं, यानी वर्स्ट रैंक्ड कंपनीज पर, तो उन्होंने लिटरली सबसे कम रिटर्न दिया, महज 2.5%। देखिए, स्टॉक मार्केट में ये कोई फ्लूक या तुक्का नहीं हो सकता। सही बात है। ये एक क्लियर सिस्टमैटिक पैटर्न है जो बार बार ये प्रूव करता है कि एक अच्छे बिजनेस को डिस्काउंट पर खरीदने का रूल हर मार्केट साइकिल में अपना असर दिखाता ही है। पर देखिए, दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारा डेटा एक बहुत ही चुभने वाला और बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर ये मैजिक फॉर्मूला सच में इतना ही बेहतरीन है, इतना सिंपल है और इतना सारा हिस्टोरिकल डेटा उसको बैक कर रहा है, तो फिर दुनिया भर के सारे बड़े फंड मैनेजर्स इसे यूज क्यों नहीं करते? हाँ, मतलब अगर रेसिपी सबको पता है तो हर कोई यही फॉर्मूला लगाकर बिलियनर क्यों नहीं बन जाता? वही ना। इसका तो बड़ा सिंपल सा मैथ वाला लॉजिक है कि अगर सब लोग यही फॉर्मूला चलाने लगेंगे तो मार्केट में कोई भी अच्छी कंपनी सस्ते दाम पर बचेगी ही नहीं। सब लोग ऑब्वियसली भागकर उस अंडर वैल्यूड कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे और उसकी डिमांड और प्राइस अपने आप आसमान पर पहुंच जाएगी। तो सारे बार्गेन्स तो वैसे ही वाइप आउट हो जाएंगे। पर सवाल तो यह है कि अगर ये पब्लिकली अवेलेबल है तो ये फॉर्मूला इतने सालों बाद आज भी कामयाब कैसे है? इसका मेरी जवाब फिनेंस या मैथ्स की किताबों में नहीं मिलेगा, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी या हमारे अपने दिमाग के खेल में छिपा है। सच्चाई ये है कि ये मैजिक फॉर्मूला हर महीने या हर साल लगातार मार्केट को बीट नहीं करता। ओके, मतलब इसकी कोई 100% विन रेट नहीं है। एग्जैक्टली। कई बार ऐसा टाइम आता है कि ये फॉर्मूला लगातार 2 या 3 सालों तक ब्रॉड मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ही खराब परफॉर्म करता है, क्योंकि ये फॉर्मूला अक्सर ऐसी कंपनीज को अपने आप फिल्टर करके चुनता है जो या तो उस वक्त किसी बहुत नेगेटिव न्यूज़ साइकिल में फंसी होती हैं या किसी टेम्पररी बुरे दौर से गुजर रही होती हैं। ऐसी कंपनीज जिन्हें मार्केट में कोई और जनरली छूना भी नहीं चाहता। हाँ, और यहीं पर एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर और यहाँ तक कि बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स भी पेशेंस खो देते हैं। I mean, इसको थोड़ा रियल लाइफ सिनारियो से समझते हैं। मान लीजिए कोई काफ़ी बड़ा फंड मैनेजर है जो लोगों के हज़ारों करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है। वो पढ़कर इस फॉर्मूला को फॉलो करना शुरू करता है। अब पहले साल उसके फंड का रिटर्न जनरल मार्केट से 5% नीचे आता है। क्लाइंट्स थोड़े परेशान होंगे। बिल्कुल। फिर दूसरे साल भी उसका पोर्टफोलियो वही अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है। अब आगे क्या होगा? उसके जो वेल्दी क्लाइंट्स हैं वो डेफिनेटली पैनिक करना शुरू कर देंगे। वो अपना पैसा धड़ाधड़ वापस निकालने लगेंगे और बहुत जल्दी उस बेचारे फंड मैनेजर को उसकी जॉब से ही फायर कर दिया जाएगा। एग्जैक्ट, यही होता है रियलिटी में। वॉल स्ट्रीट का जो पूरा इकोसिस्टम है ना, वो इस तरह से डिज़ाइन ही नहीं किया गया है कि कोई भी मैनेजर 3 साल तक अंडर परफॉर्म करके भी अपनी जॉब या कुर्सी बचा पाए। ये करियर रिस्क का बहुत बड़ा एलिमेंट है। क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस का प्रेशर। बिल्कुल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर हर क्वार्टर अच्छे नंबर्स दिखाने का बहुत भारी प्रेशर होता है। जब एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर देखता है कि उसका पीयर ग्रुप बेंचमार्क को बीट कर रहा है, पर उसका खुद का पोर्टफोलियो लगातार 2 साल से लैगिंग है, तो वो डर कर इस स्ट्रैटेजी को बीच में ही ड्रॉप करने पर मजबूर हो जाता है। ये इन्वेस्टिंग करा शायद सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, राइट? इस फॉर्मूला का कभी कभी काम ना करना ही इनफैक्ट इसके लंबे समय तक काम करने की एक मात्र गारंटी है। यस, 100%। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये फॉर्मूला हर क्वार्टर बिना किसी रुकावट के हमेशा चलने लगता तो पूरी दुनिया उसे इंस्टेंटली कॉपी कर लेती और मार्केट के
सारे सस्ते बार्गन्स और अपॉर्चुनिटीज फौरन हमेशा के लिए गायब हो जाते। और इसी पैराडॉक्स की वजह से ना ये एज हमेशा बरकरार रहती है। ये काफी डीप इनसाइट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज एक्सेल शीट्स बनाना या कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट समझना नहीं है। सबसे बड़ा और मुश्किल काम है अपने खुद के इंटरनल इमोशंस और ग्रीड या फियर को बेसिकली कंट्रोल करना। ट्रू। जब न्यूज़ चैनल्स पर लोग पैनिक फैला रहे हों, जब पूरी दुनिया किसी अलग ट्रेंड के पीछे भाग रही हो, और सबसे इंपॉर्टेंटली जब आपका अपना पोर्टफोलियो लाल निशान में हो, तब अपने खुद के प्रोसेस और रिसर्च पर भरोसा बनाए रखना आसान नहीं होता यार। मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपसे ज्यादा आपका टेम्परामेंट मैटर करता है, आईक्यू नहीं। पेशेंस और डिसिप्लिन, देखिए ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो सुनने में आम लगते हैं और एज अ कोट काफी बोरिंग भी साउंड करते हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में बात आपके अपने हार्ड अर्न पैसे की होती है और वो कैपिटल रोज आपके सामने स्क्रीन पर ऊपर नीचे हो रहा होता है ना, तो पसीने छूट जाते हैं। हाँ, उन दोनों प्रिंसिपल्स पर स्टेडीली टिके रहना शायद इस दुनिया का सबसे मुश्किल इमोशनल टास्क बन जाता है। और प्रिसाइजली यही ह्यूमन साइकोलॉजी, यही डिसिप्लिन और पेशेंस बुक के आगे के चैप्टर्स में बहुत ही प्रैक्टिकल और डीपर लेवल पे टेस्ट होने वाले हैं। क्योंकि देखो, किसी क्लोज रूम में बैठकर एक थ्योरी पढ़ना इजी लगता है, पर जब आपको इसे रियल और अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में डिप्लॉय करना पड़े तो गेम पूरा चेंज हो जाता है। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए हम बिल्कुल वक्त बर्बाद किए बिना सीधा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पावरफुल फिलॉसफी को रियल लाइफ पोर्टफोलियो में कैसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड पार्ट। और आज का ये जो डीप डाइव है वो बेसिकली एक ऐसे वॉल स्ट्रीट मैनेजर की कहानी से शुरू होता है जो एकदम मैथमेटिकली प्रूवन फॉर्मूला यूज करता है। राइट, एक सॉलिडली बैक टेस्टेड फॉर्मूला जो हिस्टोरिकली मार्केट को लगातार बीट करता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ठीक 3 साल बाद उस मैनेजर को उसकी हाइपिंग नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसका पूरा फंड एक्चुअली बंद कर दिया जाता है। जो कि काफी अजीब लगता है सुनने में, क्योंकि उसने तो सब कुछ डेटा के हिसाब से सही किया था ना। वही ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक जीनियस जो टेम्परेरीली गलत लग रहा हो और एक कंप्लीटली मूर्ख इंसान, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो आज हम जोल ग्रीनलैंड की फेमस किताब द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट के दूसरे हिस्से का विश्लेषण करने वाले हैं। अच्छा, और इस सेकंड हाफ में एक्चुअली बहुत सारे डीप साइकोलॉजिकल इनसाइट्स हैं। एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि उस मैजिक फॉर्मूला के जो डीप मैकेनिक्स और साइकोलॉजी है उसको डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि वॉल स्ट्रीट के बिलियनर्स इस फॉर्मूला को यूज क्यों नहीं कर पाते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक आम रिटेल निवेशक इस मैथमेटिकल एज को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे कर सकता है। एक 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाने के एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस क्या है। सही कहा। तो सबसे पहले तो हमें उस फॉर्मूला का बेसिक लॉजिक समझना होगा, है ना, कि वो काम क्यों करता है। बिल्कुल। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि जब भी लोग किसी विनिंग फॉर्मूला के बारे में सुनते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि मैजिक किसी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम या सुपर कंप्यूटर में छुपा होगा। राइट, लोग सोचते हैं कोई बहुत बड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन होगा। हाँ, लेकिन सोर्स मटेरियल एकदम क्लियर है। ये फॉर्मूला फंडामेंटली सिर्फ 2 कोर मैट्रिक्स को कंबाइन करता है। पहला है हाई रिटर्न ऑन कैपिटल और दूसरा है हाई अर्निंग्स यील्ड। मतलब अगर इसको हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करें, तो पहला मैट्रिक एक आउटस्टैंडिंग बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है, राइट? एग्जैक्टली। और दूसरा मैट्रिक ये इंश्योर करता है कि वो बिजनेस एक सस्ते या बार्गेन प्राइस पर मिल रहा हो। बेसिकली गुड कंपनीज एट बार्गेन प्राइसेस। अच्छा, पर इसका जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है वो उतना सुपरफिशियल नहीं है जितना लगता है। इसमें डेफिनेटली कुछ डीप चल रहा है। हाँ, इन मैकेनिक्स को समझने के लिए हमें हाई रिटर्न ऑन कैपिटल पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। राइट, और इस पर एक पुशबैक भी जरूरी है। सोर्सेज में जो जेसन्स गम शॉप्स का एग्जाम्पल दिया गया है उसको लेते हैं। मान लीजिए कोई निवेशक एक गम की दुकान खोलने में लगभग 32 लाख लगाता है, जिसमें इन्वेंट्री और स्टोर का पूरा सेटअप शामिल है। हाँ सब कुछ, और वो दुकान साल का 16 लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट करती है। तो कैपिटल पर रिटर्न तो सीधा 50% हो गया, जो कि प्रैक्टिकली एक एक्सेप्शनल रिटर्न है किसी भी बिजनेस के लिए। वही तो। पर यहाँ एक बेसिक इकोनॉमिक फ्लॉ नजर आता है मुझे। कैपिटलिज्म का फाउंडेशनल रूल तो यही है ना कि जहां एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं वहां कॉम्पिटिटर्स स्वॉर्म करने लगते हैं। राइट, नए लोग मार्केट में आने लगते हैं। हाँ,
अगर जेसन लगातार 50% रिटर्न बना रहा है तो दूसरे लोग भी उसके ठीक बगल में गम शॉप्स खोल लेंगे। फिर एक प्राइस वॉर शुरू होगा और वो 50% मार्जिन जल्दी ही नॉर्मल 6 या 8% पर गिर जाएगा। अरे बिल्कुल ऐसा ही होता है रियल वर्ल्ड में। तो फिर ये एक बहुत लॉजिकल सवाल है कि ऐसी कंपनियां सालों तक इतना हाई रिटर्न मेंटेन कैसे कर पाती हैं? ये एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है। कंपटीशन डेफिनेटली प्रॉफिट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहीं पर इस फॉर्मूला का जीनियस एक्चुअली काम करता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर कोई कंपनी लगातार साल दर साल एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हाई रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट कर रही है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि उस बिजनेस के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोट है। एक कम्पिटिटिव एडवांटेज। हाँ, एग्जैक्टली। ये मोट कुछ भी हो सकता है। शायद एक इम्पेनेट्रेबल ब्रांड लॉयल्टी हो, जैसे लोग एक स्पेसिफिक स्मार्टफोन ब्रांड ही खरीदते हैं, चाहे मार्केट में कितने ही सस्ते ऑप्शंस क्यों ना अवेलेबल हो। या फिर पेटेंट्स हो सकते हैं, या हाई स्विचिंग कॉस्ट्स। बिल्कुल। या एक ऐसी सप्लाई चेन एफिशिएंसी जिसे नए प्लेयर्स के लिए कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल हो। तो मैजिक फॉर्मूला इनहेरेंटली उन बिजनेसेस को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है जो मीडियोक्रे हैं या जिनका मोट इफेक्टिवली टूट चुका है। सही कहा। वो सिर्फ उन एक्सेप्शनल वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन्स को फिल्टर इन करता है जो अपने कैपिटल को लगातार हाई रेट्स पर इन्वेस्ट करने की ताकत रखती हैं। आई सी। तो हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एसेंशियली एक क्वालिटी फिल्टर हो गया जो उन मोड्स को मैथमेटिकली पहचानता है। अब दूसरे पिलर पर आते हैं जो है हाई अर्निंग्स यील्ड। हाँ, ये भी उतना ही क्रूशियल है। ज्यादातर रिटेल निवेशक किसी स्टॉक को सस्ता देखने के लिए सिर्फ उसका पीई रेशियो देखते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग्स कहते हैं। लेकिन ग्रीनब्लर थोड़ा अलग अप्रोच यूज करते हैं, है ना? राइट, वो ईबिट बाय एंटरप्राइज वैल्यू यूज करते हैं। हाँ, और इसे अगर हम एक रियल एस्टेट एनालॉजी से समझें तो मान लीजिए किसी को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदनी है, तो सिर्फ उस बिल्डिंग का डाउन पेमेंट देखना काफी नहीं होता। उस बिल्डिंग पर जो टोटल बैंक लोन है उसे भी तो टोटल कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तभी असली वैल्यूएशन निकल कर आती है कि उस टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रेंट यानी अर्निंग्स कितनी आ रही है। एंटरप्राइज वैल्यू एक्चुअली डेट को अकाउंट में लेता है, जिससे जो हिडन रिस्क्स होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। पीई रेशियो ना समटाइम्स बहुत मिसलीडिंग हो सकता है। क्यों? उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो अलग अलग कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर्स और टैक्स रेट्स को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। एंटरप्राइज वैल्यू और ईबिट का यूज करके फॉर्मूला एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। जहां एक डेट हैवी कंपनी और एक डेट फ्री कंपनी को हम एक्यूरेटली कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, ये इंश्योर करता है कि सस्ता स्टॉक एक्चुअली में अंडरवैल्यूड हो, ना कि किसी मैसिव हिडन डेट की वजह से सिर्फ पेपर पर सस्ता लग रहा हो। राइट। लेकिन अब यहाँ पर एक मैसिव साइकोलॉजिकल बैरियर आता है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, जो इस पूरे सिस्टम का कोर है। अगर ये फॉर्मूला इतना रिगरसली बैक टेस्टेड है, डेट को अकाउंट में लेता है, मोड्स को आइडेंटिफाई करता है, तो फिर ये हर रोज या हर महीने परफेक्टली काम क्यों नहीं करता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर निवेशक के दिमाग में आता है। सोर्सेज में चैप्टर 10 को पढ़ते वक्त ना एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया फॉर्मूला महीनों तक, बल्कि लगातार 2 या 3 साल तक ओवरऑल मार्केट इंडेक्स के मुकाबले हेविली अंडर परफॉर्म कर सकता है। और आम लोग इसे फेल मान लेते हैं। वही ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सब कुछ स्टैटिस्टिकली सही होने के बावजूद एक पोर्टफोलियो लगातार ब्लीड कर रहा हो? और यहाँ पर हम इस डीप डाइव के सबसे क्रूशियल इंसाइट पर पहुंच गए हैं। ये जो अंडर परफॉर्मेंस का फेज है ना, ये इस फॉर्मूला का बग नहीं है। बग नहीं है तो क्या है? ये एक्चुअली इसका सबसे बड़ा फीचर है। इनफैक्ट यही वो प्रोटेक्टिव शील्ड है जो इस फॉर्मूला को आज तक जिंदा रखती है। अच्छा, वो कैसे काम करती है? अगर हम लगभग 17 साल के एग्जॉस्टिव हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करें तो एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक निकल कर आती है। हर 12 महीने में से औसतन 5 महीने ये फॉर्मूला मार्केट एवरेज से पीछे रह जाता है। 5 महीने? यूं तो लगभग आधा साल हो गया। हाँ, और 1 साल के रोलिंग पीरियड्स में देखें तो हर चौथे साल इसने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। कुछ डेटा पॉइंट्स तो ऐसे भी थे जहां इन स्टॉक्स ने लगातार 3 साल तक मार्केट इंडिसेस से खराब रिटर्न्स दिए। वाओ, लगातार 3 साल नेगेटिव या अंडर परफॉर्मिंग रिटर्न्स देखना किसी के लिए भी मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है। बिल्कुल।
शॉर्ट टर्म में मिस्टर मार्केट बिल्कुल इरैशनल और इमोशनली अनस्टेबल होता है। वो ऐसी टेम्परेरीली अनग्लैमरस कंपनीज को हेट करता है, भले ही उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। इसको एक फिटनेस एनालॉजी से रिलेट करना बहुत आसान होगा। ये बेसिकली एक ऐसी ब्रूटल, हाईली इफेक्टिव डाइट या वर्कआउट रेजिमेंट की तरह है, जिससे शुरू करने के बाद पहले 2 महीने इंसान का वजन एक्चुअली बढ़ जाता है। राइट, और एनर्जी लेवल्स बिल्कुल क्रैश हो जाते हैं। एग्जैक्टली। सोचिए कोई निवेशक, मेरा मतलब है कोई इंसान, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है और वेइंग स्केल पर उसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है। नेचुरली ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह से वायर्ड है ही नहीं है कि वो इतने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को चुपचाप सहन कर सके। भाई तो एक आम इंसान कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उस डाइट को छोड़ देगा, इस बात से अनजान कि ठीक तीसरे महीने से कंपाउंडिंग का जादू शुरू होने वाला था। और इन्वेस्टिंग में भी एग्जैक्ट यही होता है। जब एक पोर्टफोलियो 2 साल तक लगातार अंडर परफॉर्म करता है, तो लोग सिस्टम को ब्लेम करके सिंपली क्विट कर देते हैं। तो बेसिकली अंडर परफॉर्मेंस उस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही है। प्रिसाइसली। अगर ये साइकोलॉजिकल फिल्टर नहीं होता तो ये फॉर्मूला कब का बर्बाद हो चुका होता। मार्केट हमेशा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। राइट। अगर ये हर महीने गारंटीड आउट परफॉर्मेंस देती तो सारी भीड़ उस पर टूट पड़ती। हाँ, वॉल स्ट्रीट के सारे सुपर कंप्यूटर्स और उनके एल्गोरिदम्स इस पर अटैक कर देते। जब हर कोई उन्हीं लिमिटेड मैजिक फॉर्मूला स्टॉक्स को खरीदने लगता तो उनकी कीमत तुरंत आसमान छू लेती। और उनका जो हाई अर्निंग्स यील्ड था, यानी वो जो सस्ता या बार्गेन प्राइस था, वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाती। सही कहा। इसलिए मिस्टर मार्केट का वो इलॉजिकल बिहेवियर और ये जो पीरियड्स ऑफ डीप अंडर परफॉर्मेंस है, ये बेसिकली भीड़ को दूर रखने का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ओह, मतलब शॉर्ट टर्म की पेन ही लॉन्ग टर्म गेन का एडमिशन टिकट है। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स और फंडामेंटल वैल्यू ही स्टॉक प्राइस को ड्राइव करती हैं। एसेंशियली द पेन इज द प्राइस ऑफ एडमिशन। अगर शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस का दर्द नहीं झेला जा सकता तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल काउंटर आर्ग्यूमेंट बनता है। अच्छा, वो क्या? चलिए, एक आम रिटेल निवेशक फ्रस्ट्रेट होकर क्विट कर देता है, ये बात तो समझ आती है। पर वॉल स्ट्रीट के हेज फंड्स, उनके पास तो दुनिया के सबसे स्मार्ट माइंड्स हैं, अनलिमिटेड कैपिटल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्हें इस हिस्टोरिकल डेटा का पूरा नॉलेज है। वही ना, अगर सिर्फ 2 से 3 साल होल्ड करने से मार्केट बीटिंग रिटर्न्स मिलने वाले हैं, तो ये $multi-billion इंस्टीट्यूशनल फंड्स इस पेशेंस को एक्चुअली एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हमें इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव और करियर रिस्क का फर्क डेफिनेटली समझ आएगा। म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स आखिर में चलाए किसके द्वारा जाते हैं? ह्यूमंस, हाई पेड एम्प्लॉयज ही चलाते हैं उन्हें। राइट। उन फंड मैनेजर्स का प्राइमरी गोल मार्केट को बीट करना नहीं होता। उनका प्राइमरी गोल होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी AUM को बचाना और अपनी नौकरी सिक्योर रखना। ओह, ओके। अगर एक फंड मैनेजर वैल्यू स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाता है और बाकी की पूरी मार्केट टेक स्टॉक्स या नए फैड्स की तरफ भाग रही है, तो वो मैनेजर कंप्लीटली भीड़ से अलग दिखने लगता है। और अगर वो स्ट्रैटेजी 2 साल तक अंडर परफॉर्म करती है, तो क्लाइंट्स उस लॉजिक को नहीं समझेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। क्लाइंट्स को इससे मतलब नहीं है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, बस थोड़ा वेट करो। वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं। वो अपना पैसा निकाल कर तुरंत किसी और हॉट फंड में डाल देंगे। Here's where it gets really interesting. मतलब इन प्रोफेशनल्स के पास नेचुरली पेशेंस की कमी नहीं है, बल्कि उनका स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट ही उन्हें लॉन्ग टर्म सोचने की इजाजत नहीं देता। हाँ, उनका इकोसिस्टम ही वैसा है। एक फंड मैनेजर भीड़ के साथ चलकर नॉर्मल रिटर्न्स देकर अपनी नौकरी बचा सकता है, पर अगर वो भीड़ से अलग चलकर टेम्परेरली गलत साबित होता है तो सीधा उसकी नौकरी चली जाती है। राइट। और इसका एक बहुत अच्छा केस स्टडी सोर्सेज में दिया गया है। एक वेल नोन ऑथर ने एग्जैक्टली इसी फॉर्मूला पर एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था। हाँ, मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। शुरुआती कुछ सालों में फंड ने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया और इन्वेस्टर्स ने डर के मारे इतना पैसा पुल आउट कर लिया कि उस बेस्ट सेलिंग ऑथर को अपना फंड मैनेजमेंट बिजनेस ही शट डाउन करना पड़ गया। और इसमें सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि ठीक कुछ ही सालों बाद वही स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मार्केट में टॉप परफॉर्मिंग बन गई। बिल्कुल। इसे प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम भी कहते हैं।
मैनेजर जो एजेंट है उसका रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट से पूरी तरह अलग होता है। फंड मैनेजर को हर महीने अपना रिलेटिव परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स के अगेंस्ट डिफेंड करना पड़ता है। वो लगातार 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अभी नहीं। और यही चीज एक ऑर्डिनरी रिटेल निवेशक को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज देती है। हाँ, क्योंकि एक रिटेल निवेशक का कोई बॉस नहीं होता, उसके सर पर कोई क्लाइंट नहीं बैठा जो हर क्वार्टर परफॉर्मेंस रिव्यू मांग रहा हो, कोई बेंचमार्क नहीं है जिसके डर से नौकरी जाने का खतरा हो। राइट, वो फ्रीली अपने डिसीजंस ले सकता है। अगर स्ट्रैटेजी 2 साल तक रेड में है तो पोर्टफोलियो मैनेज करने वाला और कैपिटल ओन करने वाला एक ही इंसान है। ये इंडिपेंडेंस, ये फ्रीडम टू बी टेम्पररीली रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मनी मैनेजर्स के पास तो होती ही नहीं है। वॉल स्ट्रीट कैपिटल में जरूर रिच है, पर स्ट्रक्चरल पेशेंस में वो पूरी तरह बैंकरप्ट है। सही पकड़ा। अगर कोई रिटेल निवेशक इस साइकोलॉजिकल एडवांटेज को ठीक से पहचान ले और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखे, तो वो अनसोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशंस को आउटस्मार्ट कर सकता है। लेकिन सिर्फ थ्योरी समझना काफी नहीं है। इस थ्योरी को एक्चुअली एक्शन में बदलना एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मांगता है। इमोशन को लॉजिक से रिप्लेस करने के लिए ही ग्रीनब्लैट ने एक मैकेनिकल स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई एम्बिग्विटी ना रहे, है ना? बिल्कुल सही। तो चलिए सीधे उस एग्जीक्यूशन फेज पर आते हैं। अगर कोई निवेशक फाइनली इस लॉजिक और साइकोलॉजी पर फुल्ली कन्विंस्ड है, तो इसको एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड पोर्टफोलियो में ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए? तो इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पहले रूल पर आते हैं, जो है साइज फिल्टर। मैजिक फॉर्मूला का लिस्ट जनरेट करते वक्त मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन की एक स्ट्रिक्ट लिमिट लगानी होती है। अच्छा, कितनी लिमिट? कम से कम 400 करोड़, जो रफली $50 मिलियन के बराबर है। इससे छोटी कंपनीज लिस्ट में आनी ही नहीं चाहिए। राइट। और इसका टेक्निकल रीजन समझना तो बहुत आसान है। लिक्विडिटी और बिड आस्क स्प्रेड्स का इशू होता है। हाँ, माइक्रो कैप स्टॉक्स में काफी इश्यूज आते हैं। अगर मार्केट कैप 400 करोड़ से कम है तो वो एक पेनी स्टॉक की टेरिटरी में आ जाता है। ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना कम होता है कि अगर कोई बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहे तो सिर्फ उस ऑर्डर की वजह से ही स्टॉक की प्राइस आर्टिफिशियली स्पाइक कर सकती है। और इन छोटी कंपनीज के प्राइसेस इजीली मैनिपुलेट भी हो सकते हैं ऑपरेटर्स के द्वारा। तो 400 करोड़ का बेसलाइन एक लिक्विडिटी सेफ्टी नेट का काम करता है। ओके, स्टेप 2 क्या है? दूसरा स्टेप थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। हमें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स का ब्लैंकेट एक्सक्लूजन करना होता है। फॉर्मूला की लिस्ट से यूटिलिटी कंपनीज और फाइनेंशियल कंपनीज जैसे बैंक्स और इंश्योरेंस फर्म्स को पूरी तरह से हटा देना है। इन्हें बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करना? नहीं। साथ ही जो फॉरेन कंपनीज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी एडीआर्स के थ्रू ट्रेड करती हैं, उन्हें भी एक्सक्लूड करना है। अच्छा, एडीआर्स और फॉरेन कंपनीज को एक्सक्लूड करने का रीजन तो क्लियर लग रहा है मुझे। अलग अलग देशों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टैक्स लॉज और करेंसी फ्लक्चुएशंस होते हैं जो उस एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन को ब्रेक कर देते हैं। राइट। फॉरेन कंपनीज का डेटा कंपेयर करना मुश्किल होता है। लेकिन फाइनेंशियल्स और यूटिलिटीज को हटाना, अगर एक बैंक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो फॉर्मूला उसे प्योरली इग्नोर क्यों करता है? इसका रीजन उनके बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर में छुपा है। हाँ, थोड़ा डीप में जाएं तो समझ आता है कि एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए डेट यानी कर्ज एक लायबिलिटी है जिसे हम एंटरप्राइज वैल्यू में जोड़ते हैं। लेकिन एक बैंक के लिए तो ऐसा नहीं है ना? एग्जैक्ट, यही पॉइंट है। बैंक का कोर बिजनेस ही पैसा उधार लेना और आगे देना है। उनके बैलेंस शीट पर जो डिपॉजिट्स एक लायबिलिटी के रूप में दिखते हैं, वो इफेक्टिवली उनका रॉ मटेरियल ही होते हैं। राइट। उनका कैपिटल स्ट्रक्चर नॉर्मल बिजनेसेस से इतना ड्रास्टिकली अलग होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल की नॉर्मल डेफिनेशन वहाँ मैथमेटिकली अप्लाई ही नहीं होती। वो फॉर्मूला की मात को तोड़ देते हैं। एकदम सही। और यूटिलिटी कंपनीज की बात करें तो वो इनहेरेंटली हेवीली रेगुलेटेड होती हैं। उनके प्राइसिंग और प्रॉफिट मार्जिन्स डायरेक्टली गवर्नमेंट बोर्ड्स द्वारा तय किए जाते हैं, फ्री मार्केट कंपटीशन द्वारा नहीं। ओह, तो उनका रिटर्न ऑन कैपिटल आर्टिफिशियली कैप्ड या इन्फ्लेटेड हो सकता है सरकार की वजह से। हाँ, इसलिए इन एक्सक्लूजन्स के बाद हमारे पास एक ऐसी क्लीन लिस्ट बचती है जिस पर हमारा फॉर्मूला मैथमेटिकली प्योर और एक्यूरेट रहता है। अब आता है तीसरा और सबसे क्रिटिकल एक्सिक्यूशन स्टेप। इन्वेस्ट कैसे करना है, वो वाला पार्ट। राइट। क्या एक ही दिन में सारा कैपिटल टॉप रैंक्ड स्टॉक्स में डिप्लॉय कर देना है? ये एक आम सवाल है।
ये तो सबसे कॉमन गलती लगती है। कोई एक्साइटेड निवेशक फॉर्मूला रन करेगा, टॉप 5 कंपनीज देखेगा और अपना पूरा साल का कैपिटल उन्हीं 5 स्टॉक्स में पार्क कर देगा, क्योंकि विजुअली वो टॉप 5 सबसे बेस्ट लगते हैं। और यही डिजास्टर का रेसिपी है। रूल बहुत स्ट्रिक्ट है इस बारे में। इन्वेस्टमेंट को टाइम और क्वांटिटी दोनों डायमेंशंस में स्प्रेड आउट करना है। मतलब स्टैगर्ड बाइंग करनी है। हाँ, एक निवेशक को अपने टोटल कैपिटल को टुकड़ों में बांटकर हर 2 से 3 महीने के इंटरवल पर टॉप रैंक्ड 5 से 7 कंपनीज खरीदनी चाहिए। इस सिस्टमैटिक अप्रोच का गोल ये है कि लगभग 9 से 12 महीने के स्पैन में एक फुली डाइवर्सिफाइड 20 से 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बन जाए। यहाँ एक लॉजिकल पुशबैक देना बनता है मुझे। अच्छा, बताइए। अगर फॉर्मूला ने कंपनीज को उनके क्वालिटी के हिसाब से स्ट्रिक्टली 1 से 30 तक रैंक किया है, तो मैथमेटिकली कंपनी नंबर 1 कंपनी नंबर 30 से फास्ट सुपीरियर होनी चाहिए। तो फिर अपने कैपिटल को डाइल्यूट क्यों करना? मतलब सिर्फ टॉप 5 क्यों नहीं है ना? हाँ, वाई वाटर डाउन द बेस्ट आइडियाज विद द 30th बेस्ट आइडिया? सिर्फ टॉप 5 लेकर एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाने में प्रैक्टिकली क्या बुराई है? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब इडियोसिंक्रेटिक रिस्क यानी सिंगल कंपनी रिस्क और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में छुपा है। देखिए, मैजिक फॉर्मूला फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता। वो सिर्फ पास्ट और करंट डेटा यूज करता है। राइट, वो सिर्फ डेटा के आधार पर एक स्टैटिस्टिकल नेट फेंकता है। जब हम हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग देखते हैं तो उस टॉप 30 की लिस्ट में ऐसी मल्टीपल कंपनीज निकलेंगी जिनका बिजनेस अचानक किसी स्कैंडल या मैक्रो इवेंट की वजह से तबाह हो जाएगा, जो अचानक से वैल्यू ट्रैप्स बन जाएंगी। हाँ, जहाँ फंडामेंटल लॉजिक टेम्परेली फेल हो जाएगा। अगर पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 स्टॉक्स हैं और उनमें से 2 कंप्लीटली वाइप आउट हो गए, तो बाकी के 3 उस भारी नुकसान को कवर नहीं कर पाएंगे। पोर्टफोलियो परमानेंटली क्रिपल हो जाएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला एक स्नाइपर राइफल नहीं है जो हर बार परफेक्टली बुलजाय हिट करेगा, बल्कि ये एक शॉटगन अप्रोच है। 30 स्टॉक्स रखने से हम एसेंशियली एक इंडिविजुअल कंपनी के फेलियर को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम सिंगल स्टॉक रिस्क से हटकर उस प्योर क्वांटिटेटिव एवरेज रिटर्न को कैप्चर कर रहे हैं जो फॉर्मूला लॉन्ग टर्म में प्रॉमिस करता है। डाइवर्सिफिकेशन यहाँ डिफेंसिव नहीं बल्कि इस मैकेनिज्म का इंटीग्रल पार्ट है। राइट। अब चौथा स्टेप आता है होल्डिंग पीरियड का, जो टैक्सेस के लेंस से बहुत स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया है। हर खरीदे हुए स्टॉक को एग्जैक्ट 1 साल के टाइमलाइन के आसपास में होल्ड करना है, पर एक छोटी सी ट्रिक के साथ। हाँ, और वो बहुत स्मार्ट ट्रिक है। आई लव दिस पार्ट एक्चुअली। इसे एक बागीचे या गार्डन को प्रून करने यानी कटछांट करने जैसा समझ सकते हैं। जब सर्दियां आने वाली होती हैं तो एक गार्डनर डेड ब्रांचेस को काट देता है ताकि मेन प्लांट सर्वाइव कर सके और अच्छे फूलों को खिलने देता है। राइट। इन्वेस्टिंग में इसे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं। रूल क्या कहता है? जिन स्टॉक्स में नुकसान चल रहा है उन्हें एग्जैक्ट 1 साल पूरा होने से ठीक कुछ दिन पहले बेच दीजिए। इससे वो कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कंसिडर होगा, जिसे आगे दूसरे गेन्स पर होने वाले टैक्सेस को ऑफसेट या कम करने के लिए यूज किया जा सकता है। एकदम सही। और दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स में मुनाफा यानी प्रॉफिट हो रहा है उन्हें 1 साल और कुछ दिन पूरा होने के बाद बेचिए। ऐसा करने से वो प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ब्रैकेट में शिफ्ट हो जाता है, जहां टैक्स रेट सिग्निफिकेंटली कम होता है। हाँ, इट्स एसेंशियली ऑप्टिमाइजिंग एवरी सिंगल परसेंटेज पॉइंट ऑफ रिटर्न। और फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली साइकिल करते रहना है। जो कैपिटल फ्री हुआ उसे दोबारा फॉर्मूला रन करके नई टॉप रैंक्ड कंपनीज में री इन्वेस्ट करना है। ये तो एक एंडलेस रोलिंग मैकेनिकल प्रोसेस बन जाता है। पर इस पूरी मशीनरी का जो इंजन है वो है 5वां और आखिरी स्टेप। अगर ये स्टेप फॉलो नहीं किया तो पहले 4 स्टेप्स बिल्कुल यूजलेस हैं। वो है पेशेंस। हाँ, मिनिमम 3 से 5 साल का अनवेवरिंग और इमोशनल फ्री कमिटमेंट। इस टाइम फ्रेम से पहले सक्सेस को जज करना बेमानी है। ये एक तरह से ह्यूमन इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट कंप्लीटली अपने ब्रेन को रीवायर करने की एक्सरसाइज है। 1 साल में जब मार्केट 20% ऊपर हो और ये पोर्टफोलियो 5% डाउन हो, तभी उस स्क्रीन को देखकर मैकेनिकली बाय और सेल बटन्स दबाना बिना किसी सेकंड थॉट के ये एक्सेप्शनल डिसिप्लिन मांगता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग इज कि मैथमेटिक्स इजी है, स्क्रीनर्स हर जगह रेडिली अवेलेबल हैं और डेटा फ्री है।
पर एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो और लॉस अवर्शन आता है ना, वही एक्चुअली फिल्टर आउट करते हैं कि कौन जेन्युइनली वेल्थ कंपाउंड करेगा और कौन कैपिटल डिस्ट्रॉय करेगा। The blueprint is radically simple, but historically the adherence to it is radically difficult. सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो द लिटिल बुक डजंट एक्चुअली ऑफर अ मैजिक ट्रिक। ये सिर्फ एक मैथमेटिकली रिगरस कॉमन सेंस है। हाँ, अच्छी मोट प्रोटेक्टेड कंपनीज को ढूंढो और उन्हें तब खरीदो जब मिस्टर मार्केट उन्हें हेवीली डिस्काउंट कर रहा हो। पर इस मशीन की सबसे बड़ी ताकत इसकी लगातार वीकनेस है। इसका कभी कभी बल्कि सालों तक मिजरेबली फेल होना ही वो दीवार है जो HFT एल्गोरिदम्स और भीड़ को इस एनोमली को एक्सप्लॉइट करने से रोकती है। वॉल स्ट्रीट के हाई पेड टाइटन्स इस एज को इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि उनका इकोसिस्टम उन्हें गलत दिखने की लग्जरी नहीं देता। उन्हें नेक्स्ट क्वार्टर की चिंता होती है, लॉन्ग टर्म की नहीं। पर एक ऑर्डिनरी रिटेल निवेशक जो 400 करोड़ का फिल्टर लगाता है, यूटिलिटीज और फाइनेंशियल्स को एक्सक्लूड करता है, 30 स्टॉक्स का डाइवर्सिफाइड बास्केट स्लोली बिल्ड करता है और स्मार्टली टैक्सेस को प्रून करता है, वो बेसिकली अपने बिहेवियरल कंट्रोल को एक इमेंस फाइनेंशियल वेपन में बदल रहा होता है। एग्जैक्टली सारी थीसिस अल्टीमेटली इस एक कॉन्सेप्ट पर कन्वर्ज होती है कि इन्वेस्टिंग मैथमेटिक्स और फाइनेंस से ज्यादा बिहेवियरल साइकोलॉजी का खेल है। जिन लोगों के पास डिसिप्लिन का एंकर नहीं है वो सबसे बेस्ट मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी को भी रुइन कर देंगे। जरा सोचिए, लाइफ के कितने ऐसे एरियाज हैं जहां शॉर्ट टर्म में बेवकूफ या आउट ऑफ सिंक दिखने का रिस्क लेने वाले लोग ही लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपाउंडिंग सक्सेस अचीव करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अगले दिन का प्रिडिक्शन करने में लगा है, क्या स्टॉक मार्केट में धैर्य और इंडिपेंडेंस ही वो इकलौते हथियार बचे हैं जिसे कोई कितना भी पावरफुल वॉल स्ट्रीट एल्गोरिदम या अरबों का कैपिटल कभी नहीं चुरा सकता? Now we are going to wrap up with a short summary or theme of a book. आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसी ब्रिलियंट बुक को डिकोड करेंगे जिसने इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक एब्सोल्यूट रेवोल्यूशन ला दिया। हम लिटरली एक ऐसी मास्टर क्लास में डाइव इन करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट करने का एक प्रूवन लॉजिकल फ्रेमवर्क देती है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। जोएल ग्रीनब्लट की फेमस द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट का कोर थीम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मार्केट को बीट करने के लिए किसी जीनियस लेवल IQ या बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। एक बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला और अल्टीमेट साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन के कॉम्बिनेशन से रेगुलर इन्वेस्टर्स भी स्टॉक मार्केट में मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इट्स रियली दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस रैशनल ब्लूप्रिंट को 4 लॉजिकल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया गया है। नंबर 1, द इंट्रोडक्शन। नंबर 2, द 2 पिलर्स। नंबर 3, द मैजिक फॉर्मूला। And finally, number 4, the final verdict. So let's jump right into part 1, the introduction. Wall Street के high paid professionals और academics average investors की help नहीं कर सकते। मार्केट को बीट करने के लिए हमें खुद ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट को सच में बीट करना है तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आता है। Does outperforming the market require complex algorithms या just a simple formula? इस मिथ को पूरी तरह से शैटर करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ हाई IQ गेटकीपर्स ही पैसा बना सकते हैं। जोएल ग्रीनब्लैट का ये मैजिक फॉर्मूला इनक्रेडिबली सक्सेसफुल है और फ्रैंकली शॉकिंगली सिंपल भी है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 2, द 2 पिलर्स। यहां हम मार्केट को 2 अनडिनाइबल मैट्रिक्स में डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्वालिटी और प्राइस। फर्स्ट पिलर है रिटर्न ऑन कैपिटल या सिंपली ROC। ये बेसिकली एक क्वालिटी मेजर है। आसान शब्दों में एक बिजनेस कितना अर्न करता है रिलेटिव टू उस बिजनेस टू बिल्ड करने की कॉस्ट के। जेसन्स गम शॉप की एनालॉजी इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। इमेजिन करिए कि एक नया गम शॉप स्टार्ट करने के लिए 40 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है। ROC हमें बताता है कि ये बिजनेस अपने कैपिटल को एक्चुअल में कितनी एफिशिएंसी से यूज कर रहा है। तो अगर जेसन की दुकान 40 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके साल का 20 लाख रुपीस प्रॉफिट जनरेट करती है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एक मैसिव 50% निकल कर आता है। ये एग्जैक्टली हाईलाइट करता है कि बिजनेस कितना हाईली एफिशिएंट और अबव एवरेज है। एक हाई ROC एक एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल बिजनेस की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब आते हैं सेकंड पिलर पर जो है अर्निंग्स यील्ड। देखिए, सिर्फ एक हाई क्वालिटी बिजनेस ढूंढ लेना ही काफ़ी नहीं है, उसकी प्राइस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अर्निंग्स यील्ड एक प्राइस मेजर है जो कैलकुलेट करता है कि एक बिजनेस कितना अर्न कर रहा है रिलेटिव टू उसके शेयर्स खरीदने की प्राइस के।
बेसिकली क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर्स को एक फैंटास्टिक बिजनेस एक बार्गेन प्राइस पर मिलना चाहिए। एक डायरेक्ट कंपैरिजन से इसको समझते हैं, 30% अर्निंग्स यील्ड वर्सेस 10% अर्निंग्स यील्ड। अगर शेयर प्राइस लो है और अर्निंग्स स्ट्रांग है तो डेफिनेटली हमें एक हायर यील्ड मिलता है। एक बिजनेस जो अपने शेयर प्राइस के मुकाबले ज्यादा अर्न कर रहा है वो फॉर श्योर उस बिजनेस से बेटर है जो कम अर्न कर रहा है। कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है, एक हायर अर्निंग्स यील्ड हमेशा एक इन्वेस्टर का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो चलिए अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हैं सेक्शन 3 में, द मैजिक फॉर्मूला। यहां पर उन दोनों पिलर्स का एक मैजिकल सिंथेसिस होता है। जब हाई रिटर्न ऑन कैपिटल यानी एक्सीलेंट क्वालिटी को हाई अर्निंग यील्ड यानी बार्गेन प्राइस के साथ कंबाइन किया जाता है, तब एक सॉलिड मार्केट बीटिंग पोर्टफोलियो क्रिएट होता है। ये फॉर्मूला बस एक सिंपल रैंकिंग सिस्टम पर चलता है। इस टेबल में कंपनी बी को देखिए, क्वालिटी या आरओसी में इसका रैंक 232 है और प्राइस या अर्निंग्स यील्ड में रैंक 153 है। इन दोनों का कंबाइंड स्कोर 385 बनता है। दूसरी तरफ कंपनी ए का क्वालिटी रैंक तो परफेक्ट 1 है, पर प्राइस इतनी एक्सपेंसिव है कि रैंक 1150 है, जिससे टोटल कंबाइंड स्कोर 1151 बन गया। इसीलिए कंबाइंड रैंक के बेसिस पर कंपनी बी मैथमेटिकली एक फार बेटर चॉइस बन जाती है। और इस लॉजिकल रैंकिंग सिस्टम का रिजल्ट क्या रहा? इस जॉ ड्रॉपिंग नंबर पर ध्यान दीजिए, 30.8%। एक 17 ईयर पीरियड के बैक टेस्ट में इस एग्जैक्ट रैंकिंग सिस्टम पर बेस्ड एक 30 स्टॉक पोर्टफोलियो ने मैथमेटिकली 30.8% का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किया। इस इनसेन रिटर्न रेट के साथ कुछ ही लाख रुपए इजीली कई करोड़ में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ये एब्सोल्यूट प्रूफ है कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिंग कितनी ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन क्या ये इनक्रेडिबल रिटर्न सिर्फ लक पर बेस्ड थे? नॉट एट ऑल। अगर हम डेटा को कंपेयर करें तो जो हाईएस्ट रैंक्ड स्टॉक्स थे यानी ग्रुप 1, उन्होंने बेस्ट रिटर्न दिया अराउंड 17.9%, और जो वर्स्ट रैंक्ड थे ग्रुप 10, उनका रिटर्न लिटरली सिर्फ 2.5% रहा। तो सब कुछ एक परफेक्ट लॉजिकल ऑर्डर में वर्क करता है। द डेटा एब्सोल्युटली डज नॉट लाई। सो द कैच हियर इज, ऐसी मैसिव बार्गेन अपॉर्चुनिटीज आती कहां से हैं? ये फेमस कोट बेंजामिन ग्राहम के कॉन्सेप्ट को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। स्टॉक मार्केट एक मिस्टर मार्केट नाम के क्रेजी गाय की तरह बिहेव करता है, जिसे वाइल्ड मूड स्विंग्स आते हैं। ये फॉर्मूला प्रिसाइजली इसलिए काम करता है क्योंकि मिस्टर मार्केट अपने इमोशनल ओवर रिएक्शंस की वजह से बार्गेन्स क्रिएट करता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन पैनिक्स को मैसिव डिस्काउंट पर क्वालिटी एसेट्स खरीदने के लिए स्ट्रैटेजिकली यूज करते हैं। फाइनली लेट्स मूव टू सेक्शन 4, द फाइनल वर्डिक्ट। यहां हम एग्जैक्ट रूल्स और डिसिप्लिन को ब्रेक डाउन करेंगे। स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल होने के बावजूद इसको एग्जीक्यूट करने के लिए साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन और एक एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क को फॉलो करना सबसे बड़ा चैलेंज है। हर कोई इस फॉर्मूला को यूज क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि प्रैक्टिकली हर 12 महीनों में से 5 महीने ये फॉर्मूला एक्चुअली मार्केट को अंडर परफॉर्म करता है। कभी कभी लगातार 1 साल से भी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखनी पड़ सकती है। इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 से 5 साल के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है। और सच तो यह है कि मोस्टली इन्वेस्टर्स के पास इन रफ पीरियड्स को फेस करने का पेशेंस ही नहीं होता। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन बनाए रखते हैं उनके लिए पे ऑफ जेन्युइनली एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। 17 ईयर स्टडी के अंदर जिन पोर्टफोलियोज ने इस फॉर्मूला को किसी भी रोलिंग 3 ईयर पीरियड के लिए मेंटेन किया, उन्हें लिटरली 100% सक्सेस रेट मिला। मार्केट में उन्होंने कभी भी मनी लूज नहीं किया। ये शार्पली हाईलाइट करता है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के सामने लॉन्ग टर्म पेशेंस हमेशा जीतता है। इस मास्टर क्लास को रैप अप करने के लिए इन एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्टेप 1 में 5 से 7 टॉप रैंक्ड स्टॉक्स बाय करने होते हैं। स्टेप 2 में हर कुछ महीनों में प्रोसेस रिपीट की जाती है ताकि एक सॉलिड 20-30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बन सके। स्टेप 3 रिक्वायर करता है कि हर स्टॉक एग्जैक्टली 1 ईयर के लिए होल्ड किया जाए। और स्टेप 4 में 1 साल बाद उन स्टॉक्स को सेल करके नए टॉप रैंक्ड स्टॉक से रिप्लेस किया जाता है। टैक्स एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए लूजर्स को 1 साल पूरा होने से कुछ दिन पहले सेल किया जाता है और विनर्स को एग्जैक्टली 1 साल के बाद। ये पूरा फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन को कंप्लीटली मैकेनिकल बना देता है। फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन क्या इन्वेस्टर्स के पास मिस्टर मार्केट के स्विंग्स को हैंडल करने का साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन होता है? प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।